नाज़रीन आदाब, शोबे खबर की खुसूसी पेशकश हालात हाज़रा में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ आपका मेज़बान फ़याज़ अहमद फ़याज़। नाज़रीन, आप जानते हैं कि मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के हवाले से हम बात करते हैं। इस प्रोग्राम की वसातत से आप तक मुख्तलिफ़ किस्म की मालूमात हम पहुँचा देते हैं और आपको ये भी इल्मियत है कि 28 तारीख को यहाँ पे पंचायत के हवाले से इंतखाबात हो रहे हैं। बाज़ाब्ता अब जम्मू कश्मीर में पंचायत राज का निफाज अमल में लाया जा रहा है और इसमें एक ख़ास पहलू ये है कि पंचायत राज के साथ साथ यहाँ पे डीडीसी का क़याम भी अमल में लाया जा रहा है, यानी डीडीसी काउंसिल्स, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स का क़याम अमल में लाया जा रहा है। ये पंचायत राज क्या है, इसकी अहमियत और अफादियत क्या है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स का रोल क्या है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स का क़याम क्या है, ज़िले में किस तरह से तरक्याती सरगर्मियाँ अमल में लाई जाएंगी, फिर जब किसी डिस्ट्रिक्ट में डीडीसी का क़याम अमल में लाया जाएगा उसके बाद उसकी सब कमिटीज़ होगी, वो कमिटीज़ किस तरह तश्कील दी जाएगी, उनके क्या फ़राइज़ होंगे। एक आम आदमी, जैसे सरकार का ये दावा है, सरकार ये कहती है कि लोग जो है सरकार को लोगों के हाथों में दिया जाए। अब सरकार को लोगों के हाथों में दिए जाने का एक खास टूल जो है वो यही पंचायत राज है। अब बाज़ाब्ता यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि 28 तारीख को यहाँ पे पंचायत राज का इलेक्शन हो रहा है, उस सिलसिले में क्या है ये सारा कुछ अमल और डीडीसी के क़याम के बाद किस तरह की सूरत हाल यहाँ पे जम्मू कश्मीर में पैदा हो सकती है, इसी हवाले से आज हम बात करेंगे इस खुसूसी शो में। और इस सिलसिले में हमारे साथ बात करने के लिए शामिल प्रोग्राम है जनाब जी कुरैशी साहब, जो फार्मर डायरेक्टर जनरल इकोनॉमिक्स है। आपका खैर मकदम है हमारे शो में। बहुत इनके बाई जानब तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर जावेद इकबाल खान साहब, जो सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर है। आपका भी खैर मकदम है हमारे शो। शुक्रिया फयाज साहब, थैंक यू। जी, आगाज़ करना चाहेंगे जनाब जी कुरैशी साहब, आपने ये इफ्तिताही कलमात सुने कि यहाँ पे बाज़ाब्ता अब 28 तारीख को चुनाव हो रहे हैं पंचायत के सिलसिले में, चूँकि कई नशस्तें जो थी वो खाली थी उस सिलसिले में। अब उसके बाद बाज़ाब्ता इसमें डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स का क़याम भी अमल में लाया जा रहा है। आगाज़ आपसे ये चाहेंगे कि जो ये पंचायत राज निज़ाम है, जैसे कहा जा रहा है कि सरकार जो है सरकार अवाम के हाथों में होनी चाहिए, तो ये पंचायत राज इस जुमले को किस तरह से पूरा कर सकता है, आगाज़ कीजिए। जहाँ तक पंचायत राज सिस्टम का ताल्लुक़ है जम्मू कश्मीर के हवाले से, मैं मुख्तसरन कहूँगा, हालांकि इससे पहले भी कुछ प्रोग्राम हुए हैं जिसमें आपने भी माहवी गुफ्तगू रहे सेक्रेटरी रूरल डेवलपमेंट के साथ, और मैंने भी एक प्रोग्राम दिया था यहाँ जिसमें हमने पंचायत राज की जो बैकग्राउंड है पूरे हिंदुस्तान में और जम्मू कश्मीर के हवाले से भी। लेकिन इस वक्त आगाज़ के तौर पर जो हरूफ आगाज़ हैं इसमें मैं एक ज़रूरी कहना चाहता हूँ कि पंचायत राज का जो निज़ाम है जम्मू कश्मीर में, ये 1947 से पहले यहाँ राज था, जब महाराजा हरी सिंह ने 1935 में पंचायत राज एक पास किया। लेकिन वो एक किस्म का एलिटिस्ट पंचायत सिस्टम था। उसमें ये जो एक शक रखी गई थी कि इसका मेंबर वही बन सकता है जो कम से कम मेट्रिकुलेट हो उन हालात में, जबकि शरही खानदगी उस वक्त 1921 में सिर्फ 1000 में 26 थी। तो उसमें जितने भी वो पंचायत मेंबर चुन के उस वक्त आ गए उस दौरान, वो सारे के सारे एलिटिस्ट क्लास जागीरदारा निज़ाम से ताल्लुक़ रखते थे। तो जो उसका मकसद था कि अवामी ख्वाहिशात के मुताबिक ग्राउंड लेवल पर तरक्की हो, वो मुमकिन नहीं हो पाई, बल्कि उस वक्त की जो पंचायत राज का जो ताल्लुक़ था वो ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव इन नेचर था। उनको क्रिमिनल केस दिए जाते थे, अगर कहीं कोई कत्ल केस हो, चोरी का केस हो, वो पंचायत जो उस वक्त की पंचायत थी उनको ये इख्तियारात थे, वो उनको हल करते थे। उनका तामीराती ज़्यादा रोल नहीं था। लेकिन बाद में जब मुल्क आज़ाद हो गया, हिंदुस्तान आज़ाद हो गया, तो इसी तरीके से यहाँ भी 1947 में, 47 से कबल जब यहाँ शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की क़यादत में नेशनल कॉन्फ्रेंस की तहरीक चली थी, तो उस वक्त जो नया कश्मीर डॉक्यूमेंट था उसमें भी उसने एक इन्विज़न किया था कि यहाँ जो अब तरक्की होगी 1947 के बाद,
اس میں پنچایتوں کو بااختیار بنایا جائے گا, ان کی شراکت ہوگی, تاکہ لوگوں کو یہ احساس ہو کہ یہ جو ترقی ہو رہی ہے, یہ جو گروتھ پروسیس ہے, یہ جو تعمیرات ہو رہے ہیں, ان کے وہ شریک دار ہیں, ان میں اس کا حق ہے, ان کی جو آرزوئیں اور امنگیں ہیں ان کو پورا کیا جائے گا. جیسے آپ نے ابھی اس میں اپنے آغاز میں آپ نے اس کا بریف کیا کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, آپ سے جاننا چاہیں گے ڈاکٹر جاوید اقبال خان صاحب, چونکہ ابھی آپ کے پاس روڈ میپ ہے, آپ کو نظر ہے اس وقت جو یہاں پہ جموں کشمیر میں انتخابات جو ہے وہ ہو رہے ہیں, کئی نشستیں خالی ہیں, ان کو پر کیا جا رہا ہے. اب اس وقت آپ کو اس کی اہمیت و افادیت کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ فیاض صاحب, جیسے نے آپ کو ایک اس کا بیک گراؤنڈ دے دیا کہ یہاں پہ بہت پہلے سے ہی پنچایت راج نظام کی طرف ایک رجحان تھا, چاہے وہ آٹوکریٹک رول کے دوران تھا یا جمہوری نظام جب سے شروع ہوا ہے تب سے ہے. تو میں سیدھے اس بات پہ آنا چاہوں گا کہ اس کی ضرورت جو ہے پنچایت راج کی, کہ جنرلی ہم بات کرتے ہیں کہ ہمیں ترقی, اقتصادی ترقی جس کو ہم کہتے ہیں, وہ کس طرح سے ہونی چاہیے, اس کا ماڈل یا روڈ میپ کیا رہے گا. تو جب آزادی ہندوستان میں 1947 میں آئی تو اس وقت شاید غربت بہت زیادہ تھی, جیسے انہوں نے کہا کہ لٹریسی بہت زیادہ تھی, تو گورنمنٹ نے اس وقت خود پہ یہ رول لیا گورننس اور ڈیولپمنٹ کا, اور یہ رول پورا 1991 تک گورنمنٹ کرتی رہی, جس وقت پھر پوری اکانومی کو لبرلائز کرنا پڑا, کھولنا پڑا, جس کو ہم گلوبلائزیشن کا ماڈل کہتے ہیں. اور اس کے بعد 2007 کا جو پہلے 5 سالہ پلانز ہوتے تھے گورنمنٹ آف انڈیا کے, 11th 5 پلان میں ایک کانسیپٹ ہے جس کو ہم انکلوسیو ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں, کہ لوگوں کو ساتھ لے کے ہم نے گروتھ اور ڈیولپمنٹ کرنی ہے. پہلے پلانز آپ کے لیجسلیٹو اسمبلیز میں بنتے تھے اسٹیٹس میں, اور پارلیمنٹ آف انڈیا میں نیشنل لیول کے پلانز بنتے تھے, اور یہ پلان جنرلی ڈپارٹمنٹ جو لائن ڈپارٹمنٹس ہے وہ اپنی لیول پہ فارمولیٹ کر کے اپنی اس ذہانت کو استعمال کر کے دیکھتے تھے کہاں پہ کیا ضرورت ہے. لیکن اس سے کیا فائدہ یہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ اتنی بہت بڑا اسٹیٹ ہے ہمارا یا بہت بڑا ملک ہے, تو اس کیس میں ہر ایک ایریا کا ڈیولپمنٹ نیڈ یا گورننس نیڈ کو سامنے ریفلیکٹ کرنا ایک منجمد پلان میں وہ پاسبل نہیں ہو جاتا تھا. اس لیے گراس روٹ لیول ڈیولپمنٹ کا آئیڈیا یہ ہے کہ لوگ خود اپنا آئیڈینٹیفیکیشن دیکھیں گے کہ کس محلے میں, کس گلی کوچے میں کس چیز کی ضرورت ہے, چاہے وہاں پہ ہم آبپاشی کی بات کریں گے, وہاں پہ ہم روڈ کی بات کریں گے, وہاں پہ ہم ڈرین کی بات, پرائیورٹائز آپ اپنی نیڈس کو کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ کو ایکسٹرنلی بتایا جاتا ہے کہ آپ کی ضرورت کیا ہے, وہ خود ہی دیکھیں گے کہ ان کی ریکوائرمنٹ کیا ہے, کیونکہ ریسورسز گورنمنٹ کے پاس بھی لمیٹڈ ہوتے ہیں. تو ریسورسز کا ایپٹیمل یوز کس طرح سے ہوگا, کون سا ریسورس کس ٹائم پہ کہاں پہ خرچ کرنا ہے ہمیں, وہ دیکھنے کے لیے لوگوں کو خود بخود اس پروسیس میں جوڑنے کا ایک. ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب, آپ نے ہماری یہ جو گفتگو ہے آغاز ہم نے کیا, آغاز میں آپ نے گفتگو ایک اچھے مقام پہ پہنچا دی کہ ہمیں روٹ دیکھنا ہے, یعنی روٹ جو ہے گراؤنڈ لیول پہ عوام جو ہے, پبلک جو ہے, پبلک کو کون سے کام وہاں پہ انجام دینے ہیں, پبلک کو کس قسم کی ضرورت ہے, اب اس قسم کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے وہ خود ہی سرکار کو بتائے کہ ہمیں اس چیز نہ کہ سرکار ان کو یہ بتائے کہ آپ کو اس چیز کی ضرورت ہے اور ہم اس چیز کو آپ کے لیے امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ گراؤنڈ لیول پہ یہ کام انجام دینے کے لیے پنچ کا ایک اہم رول ہے. تو پنچ جو ہے, قریشی صاحب تھوڑا سا وضاحت آپ کیجئے کہ یہ جو پنچ ہے, اب کیونکہ گراؤنڈ لیول پہ آ گیا, اب تو ضرورت بھی دیکھنی ہے, اب پنچ کسی محلے میں ہے, اب اس کو وہاں پہ بہت سارے کام بھی دیکھنے ہیں, تو کیا رول ہے اس پنچ کا؟ اصل میں یہ جو پنچ ہے اس کا اگر آپ لغوی ترجمہ دیکھیں گے یہ 5 ہوتا ہے, یعنی 5 افراد پر مشتمل ایک کمیٹی ہوا کرتی تھی پہلے, جس کو ہم پنچایت کہتے ہیں. پنچ کا ممبر ایک ہوتا ہے. ہاں, اب 5 نہیں, اب چونکہ جو ایکٹ ہے اس کے حساب سے اب اس کی 7 بھی ہو سکتے ہیں, 9 بھی ہو سکتے ہیں اس کی ممبر, لیکن پنچایت کے نام سے یہ نظام یا یہ جو گروپ تشکیل پاتا ہے لوگوں کی اشتراک سے, یہ پنچایت کے نام سے اب مشہور ہو گیا. حالانکہ اگر ہم ہسٹری کا بھی مطالعہ کریں, یہاں گرام سبھائیں بہت پہلے سے رہی ہیں ویدک دور میں بھی. اسی طریقے ہماری کشمیر میں, جموں کشمیر میں بھی مہاراجہ ہری سنگھ کے پہلے بھی یہاں علاقائی کمیٹیاں ہوا کرتی تھیں, وہ بہت بااختیار ہوتے تھے. حالانکہ ان کو کوئی کنسٹیٹیوشنل پاور نہیں تھا, لیکن لوگوں کو میں ان کو ایسا اعتماد تھا کہ جب وہ کوئی فیصلہ دیتے تھے اس پر عمل ہوتا تھا. اب چونکہ ہم جو بات کرتے ہیں پنچایت راج کی یا ڈیولپمنٹ کونسل کی, اٹ از بیسیکلی اس کا جو مدعا اور مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی ترقیاتی عمل ہے اس کا پارٹیسپیٹری بیس مقامی سطح پر, گراؤنڈ لیول پر اس کو مضبوط کیا جائے. یہ تبھی مضبوط ہو سکتا ہے جب اس میں لوگوں کا بھرپور اشتراک ہو.
5 आदमियों की कमेटी एक गांव के लिए, एक गांव में 2 कमेटियां भी हो सकती हैं, 2 पंचायतें भी हो सकती हैं, तो 5 आदमी हैं। लेकिन ये सिर्फ 5 आदमियों पर मुश्तमिल नहीं है। इसके जो अब नया एक्ट जो आ गया है, पहले में सिर्फ ग्राम सभा थी। नहीं, ग्राम सभा बेसिकली मेरा सवाल जो आपसे है, सवाल मेरा आपसे पहला ये है कि हम स्टेप बाय स्टेप इसको डिस्कस करेंगे। हमने पहले बात की पंच के हवाले से, पंच के फराइज क्या है, इसको मुख्तसरन आप बता दीजिए, फिर हम गुफ्तगू को आगे ले जाएंगे। मैं पंचायत कहता हूँ, पंचायत मेंबर का अलहदा कोई रोल नहीं है। उसका जो रोल बनता है वो बहैसियत पंचायत मेंबर के बनता है। वही पंचायत के मेंबर, पंचायत का यह काम है कि गाँव के जो मसाइल जो छोटे मोटे काम हैं, उनको एक प्लान की सूरत वो दे दें, फिर वो उन प्लान को मुरतब करके उनको अमलाएं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, चाहे ब्लॉक काउंसिल है, चाहे पंचायत काउंसिल है, हर एक का दायरा इख्तियार पंचायत एक्ट 1989 और जिसको बाद में जिसके रूल्स 2011 में जो मॉडिफाई हो गई और अब इसमें भी इसका तज़किरा है, हर एक का रोल दायरेकार डिफाइन है। मसलन जो पंचायत है, इसका काम है, अगर प्राइमरी स्कूल है इसका सुपरविजन कर सकती है, सही बात है, या हाई स्कूल हायर सेकेंडरी का नहीं कर सकती जी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर फर्स्ट एड सेंटर का कर सकती है, या इसी तरीके से वहाँ विलेज एक्सटेंशन ऑफिसर है उसका कर सकती है, कोई एग्रीकल्चर ऑफिसर है बड़ा, उसको ही इज़ नॉट अंडर देयर कंट्रोल। चलिए, आपने थोड़ा सा वजाहत इसमें ये कर दी कि इसमें जो है लिमिटेशंस क्या है इसमें। डॉक्टर जावेद इकबाल खान साहब, चूंकि ये जो पंच के हवाले से बात की, 5 आदमी है, अब इनका एक सरपंच होता है जो इनका हेड होता है, अभी हमने बात की कि एक का रोल क्या है, तो किस तरह से वहाँ पे जो सरपंच है और उसके वो मेंबरान है, किस तरह से उनको अपने गाँव के, अपने मोहल्ले के मसाइल देखने चाहिए और किस तरह से एक किस्म की वो फहरिस्त इनको तैयार करनी चाहिए ताकि वो जो उनको दरकार सहूलियात है वही फहरिस्त लेके वो इंतज़ामिया के पास जाए। फैज साहब, इसमें एक चीज़ हम मिसप्लेस कर रहे हैं शायद। जहाँ तक पंचायत का सवाल है, पंचायत एज सच इलेक्टेड मेंबर्स हैं एक गांव के, या जो एक आर्म्स डिस्टेंस पे एक दूसरे के रहते हैं, वो एक ग्रुप होके मुंजमद होके एक सिंगल आवाज़ बनती है। ये पंचायत का जुज़वी माने है और ये इसका असल मकसद है। तो रोल आइडेंटिफाई करना या डेवलपमेंट नीड्स आइडेंटिफाई करना, ये पंचायत या 5 मेंबर्स और सरपंच का ही काम नहीं है। इसमें एक इंस्टीट्यूशन जिसको हम ग्राम सभा कहते हैं। तो जो भी लोग इन पंचायत 5 मेंबर्स को या सरपंच को इलेक्ट करते हैं, मैं उसी चीज की हम वजाहत चाहते हैं। जैसे हमने बात की पंचायत की, ग्राम सभा को मुनअकिद करना किसी जगह पे, किसी मकाम पे, फिर पब्लिक को वहां लाना, फिर अवाम के मसाइल देखना, फिर उनकी फहरिस्त, इसी चीज की वजाहत में आपसे जानना चाहता हूँ। ये खुद ब खुद फहरिस्त नहीं बनाएंगे। पहली बात यह है, पंचायत का काम ये है कि ये लोगों को जमा करके उनकी नीड्स को आइडेंटिफाई करके प्रायोरिटाइज करके, और हर एक चीज़, जैसे पावर रिलेशंस हर जगह होती हैं, एक गांव में भी आपको पता है कि किस तरह का पावर स्ट्रक्चर है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल रहते हैं, चाहे इक्तिसादी तौर पे हो चाहे पॉलिटिकल तौर पे हो, तो वो अपनी बात शायद मनवा सकते हैं ज़्यादा आसानी से पंच मेंबर्स के जरिए या सरपंच के जरिए। उसीलिए ग्राम सभा का रोल आता है। और आपके ग्राम सभा जो है, ग्राम सभा तो ब्लॉक में हो जाती है। नहीं, पंचायत लेवल पे ग्राम सभा पंचायत लेवल पे कंडक्ट होती है, छोटी लेवल पे, सबसे छोटी लेवल पे। आप कुछ बताना? आपने बहुत अच्छा सवाल किया पंच का, अब मुझे याद आ गया। आई मस्ट एक्सप्लेन दैट। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया, खट्टी मीठी बातें, मस्ती मुलाकातें, दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां, हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश, इस घर की बेटियां। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। पहले जो पंचायत एक्ट है जिसकी ये वजाहत भी कर रही थी, ग्राम सभा, ये पूरी पंचायत के लिए थी। और एक्ट के हिसाब से इसमें जब वो
ग्राम सभा बुलाएं तो इसमें 1/10 पार्टिसिपेशन लोगों की जो इलेक्टेड है उसका होना ज़रूरी है, वही प्लान हमारा तब्दील है। लेकिन अब जो नई अमेंडमेंट आ गई है, दिस वेरी वेरी गुड दिस अमेंडमेंट जो आप पंच की बात कर रहे हैं, जो हमारा पंचायत मेंबर होगा एक वार्ड का होगा। सही बात। अब ग्राम सभा के अलावा वार्ड काउंसिल होगी, वार्ड सभा होगी। सही बात। जो वार्ड में जिसने मसलन उसकी वहाँ 200 इलेक्टोरेट है, 200 में जब वो बुलाएगा हर 3 महीने के बाद उसे बुलानी है मीटिंग, जिसमें मिनिमम कोरम 10% होना चाहिए। यानी अगर 200 शायद नहीं होंगे, नहीं आएंगे, कम अज़ कम 20 आदमी होने चाहिए जो उसको बताएंगे ये प्लान बना है, इसमें ये ठीक है, इसको कैसे अमलाया जाएगा, इसमें कहीं तरमीम की ज़रूरत है। दिस इज़ पार्टिसिपेशन एज वेल एज एम्पावरमेंट, जो पहले नहीं थी। दिस आई थिंक दिस इज वेरी वेरी दिस इम्प्रूवमेंट इन द प्रीवियसली 1989 एक्ट। कि अब जो महल्ले का मेंबर है वो खुद ही मजाज नहीं है, उसको अपनी जो वार्ड काउंसिल है, जो वार्ड सभा है, उसको उनकी मीटिंग बुलानी है और उसका कोरम होना चाहिए, तभी वो कोई काम कर सकता है, किसी प्लान को तश्कील दे सकता है। इनफरादी तौर किसी को इख्तियारात इसमें नहीं है। बड़ी बात वो है। चलिए, ये बहुत ही खुशाइन कदम है। अभी बात हमने की इस हवाले से कि जो सरपंच है या पंच है उनका रूल, आगे थोड़ा सा चलेंगे। आगे जब हम चलेंगे, आगे हम पहुंच जाते हैं अब ब्लॉक लेवल पे। ब्लॉक लेवल पे अब क्या सूरत हाल है इससे, और यहाँ से जो हमने काउंसिल्स का जिक्र किया, अब ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल्स भी साथ में वहाँ पे बन रहे हैं, तो इसकी आप वजाहत कीजिए कि किस तरह से ये कनेक्टेड इसके साथ हो जाएगा, तो ये काउंसिल जो है उनके क्या राय? बहुत अच्छा। एक तो प्लान चूँकि आप बजेगा ग्राउंड लेवल पर, डिसेंट्रलाइजेशन गवर्नेंस यही होती है कि हर सतह पर जो निज़ाम तश्कील पाएगा उनको इख्तियारात भी दिए जाएंगे, फाइनेंस भी दिए जाएंगे। पंचायत जब अपना तरक्याती प्लान बनाएगा, उनका एक महदूद दायरा होता है जी। एक महल्ले की सड़क, सही बात है, एक वेल जी। लेकिन जब 2 पंचायतों का काम होगा, कोई नहर है जो तो पंचायतों से चली जाती है, सही बात है। एक सड़क है जो 2 पंचायतों या 3 पंचायतों वो 2 पंचायतों वाला एक से ज़्यादा पंचायत है, वो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल है। उसका प्लान और उसके फंड्स ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के पास रहेंगे, और ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल जिसका हेड चेयरमैन होगा, बिल्कुल जो सरपंच चुनेंगे उसका चेयरमैन, उनके इलेक्टोरल कॉलेज होगा, वो उनको चुनेंगे। ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल को ये इख्तियारात भी हासिल होंगे कि जो पंचायती प्लान बनाएं उनके पास उनकी स्क्रीनिंग करेंगे, अगर उसमें कहीं खामी होगी तो उसको वापस प्लान भेज देंगे, इसको दुरुस्त करके भेज दीजिए। एक किस्म का इनका गाइडेंस का एक रोल होगा पंचायत के लिए निचली सतह का। और अपनी सतह पर मैं अभी आपको बतला रहा था कि पंचायत जो छोटी निचली पंचायत है, विलेज पंचायत, वो प्राइमरी स्कूल को देखेगी, मिडिल स्कूल या हाई स्कूल वो उसका सुपरविजन ब्लॉक डेवलपमेंट, सही बात है। इसी तरीके से प्राइमरी हेल्थ सेंटर का कंट्रोल ब्लॉक डेवलपमेंट, या सब डिवीजन जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिस। देखिए, इसकी वजाहत बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इट विल बी विद द विलेज, इट विल बी द ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, चेयरमैन के पास होगा, और ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर विल एक्ट एज द सेक्रेटरी टू द ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल। उसके सारे अब इख्तियारात नहीं होंगे, द पावर्स विल बी विद द चेयरमैन, उनका एक सील होगा। इन 2 के दस्तखत जब हो जाएंगे, सेक्रेटरी यानी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर और चेयरमैन ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, इनके दस्तखत से कोई बिल होगा जो निकलेगा, इन्हीं के दस्तखत से जो प्लान मरतब होगा, इनकी मोहर इस पर हो जाएगी ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल की। ये मतलब ये पहले ही एक्ट में भी थी, इन्होंने इसको बरकरार रखा है। अलबत्ता कुछ चीज़ें और इसमें अब हो जाएंगी। मसलन जब एक ब्लॉक में 10 या 12 पंचायतें हैं, इन सारा का प्लान जब आ जाएगा, देखिए वो आप शायद महासभा की बात, अब शायद आप दूसरे की तरफ आप चल रहे हैं। रुक करना चाहेंगे आपसे डॉक्टर जावेद इकबाल खान साहब, आपने सुना जैसे कुरैशी साहब ने बिल्कुल वजाहत की इसमें कि लिमिटेशंस क्या है, कि हदूद कौन से हैं, सरपंच को कौन सा हद है, बीडीसी कहाँ तक जा सकता है, किस चीज़ का मुआयना कर सकता है। सवाल हमारे पास ये अब पैदा हो जाता है कि इसके बाद हमें आगे चलना है। अब आगे चलने के लिए हम देखते हैं कि जैसे अभी कुरैशी साहब ने फरमाया कि अब कुछ ऐसे मामलात हैं जो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ब्लॉक्स के साथ, पंचायतों के साथ जुड़े हैं, लेकिन पंचायत के पास वो हद इख्तियार नहीं है कि उस काम को पंचायत इनफरादी तौर
اس کو عمل میں لائے یا اس کو آگے ریکمنڈ کریں یا جو بھی اس میں کچھ کرنا ہوگا. اب اس میں کیا ہے, اس میں 4-5 جیسے بلاک ڈیولپمنٹ کاؤنسلز کا کیا رول ہے, اس کا بلاک ڈیولپمنٹ کاؤنسلز کا؟ بلاک ڈیولپمنٹ کاؤنسل کا جیسے انہوں نے مجھے لگتا ہے بہت اچھے سے اس کو ایکسٹینڈ کیا کہ بلاک ڈیولپمنٹ کاؤنسل کا جو دائرہ حدود ہے وہ آگے آ جاتا ہے اور یہ کنیکٹ کرتا ہے ڈسٹرکٹ لیول اور لویسٹ پاسبل لیول جو ایک ڈسٹرکٹ لیول ڈسٹرکٹ میں ہے, لویسٹ پاسبل لیول جو گرام پنچایت کی بنتی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ اس کا ایک انٹر کنیکٹنگ رول ہے کیونکہ پنچایت ڈائریکٹ ایکسیس ان کو ڈی ڈی سی پہ نہیں ہے, جو کہ تیسرا ٹائر اس کا پنچایت راج ایکٹ کی جو امینڈمنٹس آ گئی اس کی وجہ سے تیسرا ٹائر جو بن گئے اور جو زیادہ ابھی تک نیوز میں ہے ڈی ڈی سیز کا ہے. تو بلاک ڈیولپمنٹ کاؤنسل جو تھا وہ پہلے بھی پنچایت راج ایکٹ کے تحت تھا 89 میں, اور ڈی ڈی سی اس وقت نہیں تھا, لیکن اس کو عملایا نہیں جا رہا تھا, اس کو وہ پاورز اختیارات نہیں دیے جا رہے تھے اب تک. اور اس امینڈمنٹ کے بعد وہ بی ڈی سی کا جو کنیکٹنگ رول ہے میرے حساب سے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ وہ پنچایت کو ڈی ڈی سیز کے ساتھ کنیکٹ کر دیتا ہے. پہلا وہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ جہاں پہ بھی منجمد معاملات ہیں ہمارے پنچایتس کے وہ بلاک ڈیولپمنٹ کاؤنسل دیکھے گا, اور جو سرپنچس ہیں وہ اس بلاک ڈیولپمنٹ کاؤنسل میں ریپریزنٹیٹیوز بنتے ہیں. تو اس سے آٹومیٹکلی ہمیں یہ سمجھ آ جاتا ہے کہ جب کہ بلاک ڈیولپمنٹ کاؤنسل جو ہے یہ گروپ ہے سرپنچس کا, تو اس سے آٹومیٹکلی ہمارا اس کا رول خود آمنے سامنے آ جاتا ہے کہ جہاں پہ ایک مشورے کی ضرورت ہوگی, کیونکہ کوئی بھی چیز اتنی لمیٹڈ نہیں رہتی کہ وہ صرف ایک پنچایت تک محدود رہے. جیسے جو آپ ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب جو آپ گفتگو کر رہے ہیں, آپ ہمیں ڈائریکٹلی ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کاؤنسلز کی طرف لے رہے ہیں, تو ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کاؤنسلز کی طرف ہمیں لیا ڈاکٹر جاوید اقبال خان صاحب نے. آپ یہ وضاحت کیجیے کہ جو ہمارے پاس اب ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کاؤنسلز کا ڈھانچہ سامنے آئے گا کس صورت کا ہوگا؟ دیکھیے یہ ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کاؤنسل جو ہے یہ اب پنچایت کا تیسرا ٹائر ہوگا. جی, ایک تو ولیج پنچایت, پھر بلاک پنچایت, اب ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کاؤنسل جس کو ہم ڈسٹرکٹ پنچایت بھی کہتے ہیں. اس کے مختلف نام ہیں, کہیں ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کاؤنسل ہے, کہیں اس کو کسی اور نام سے پکارا جاتا ہے. جی جی. تو لیکن اب یہ ہے کہ اب جو پہلی کی نسبت اس میں جو مطلب فرق ہے, پہلے بھی تھا. مثلاً جو امینڈمنٹ آئی تھی 2011 میں, اس میں پہلے ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ بورڈ ہوا کرتا تھا, لیکن اس کی کوئی کانسٹیٹیوشنل حیثیت نہیں تھی. وہ فنکشن کر رہا تھا بائی ورچو آف یعنی ایگزیکیوٹ ہوا. اب 2011 میں جو 2010 میں جو امینڈمنٹ آ گئی 1980 میں, اس میں ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ بورڈ کے بجائے ڈسٹرکٹ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ بنائے دیے گئے. ان کے کافی اختیارات تھے, لیکن اس کا جو ریپرزنٹیٹو کیریکٹر تھا وہ اتنا زیادہ نہیں تھا, کیونکہ اس میں ایک تو ایم ایل اے تھی, دوسرے جو یہ ٹاؤن ایریا کمیٹیز کے ممبران تھے جو, اور اس کا جو چیئرمین ہوا کرتا تھا اٹ واز نامینیٹڈ بائی دی گورنمنٹ, الیکٹڈ نہیں. اب جو نیا سسٹم آ گیا, انہوں نے ہر ڈسٹرکٹ کو تقسیم انہوں نے کیا 14 ٹیریٹوریل کانسٹیٹوئنسی میں, یعنی ہر ایک ڈسٹرکٹ سے 14 ممبر چن کے آئیں گے جن کو لوگ چنیں گے اپنے ووٹ سے کہ یہ اب ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کاؤنسل میں بحیثیت ممبر جائیں گے, ہماری جو خواہشات ہیں مطالبات ہیں ان کی وہاں ترجمانی کریں گے. یہ ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کاؤنسل جب تشکیل پا جائے گی, اس میں کون کون, دیکھیں اس میں تھوڑی سی وضاحت کریں گے. جیسے آپ نے فرمایا اس میں 14 ممبران ہوں گے, سلیکٹڈ ہوں گے, اس کے بعد الیکٹڈ ہوں گے. اب اس کے بعد یہاں پہ ابھی ہمیں یہ ہے کہ جو ایس سی ہے, ایس ٹی ہے یا خواتین ہے, ان کی اس کی تھوڑی سی وضاحت کیجیے. اس میں یہ جو 14 ممبر ہوں گے, انہوں نے ہر ڈسٹرکٹ کو 14 دیے ہیں, پاپولیشن وغیرہ کا کوئی خیال نہیں رکھا ہے. پڑھتا ہے, کھیلتا ہے, جھولتا اچھلتا ہے, دوڑتا کبھی کبھی دوڑ کراتا ہے, آگے آگے بڑھتا ہے انڈیا, امول دودھ پیتا ہے انڈیا. لیکن دیٹ از فار دا گورنمنٹ, اس میں بعد میں ہو سکتا ہے کبھی ترمیم بھی ہو سکتی ہے. نہیں, اس میں بیسیکلی میں تھوڑی سی وضاحت آپ کو کرنا چاہوں گا. جی قریشی صاحب, انہوں نے کہا ہے کہ اگر کہیں پہ کسی بلاک میں مطلب لگتا ہے, کیونکہ اس میں انہوں نے اس چیز کے لیے لکھا باضابطہ, اس میں آبجیکشنز مانگی تھی. آپ سے چاہیں گے اس کا تاثر ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب, اس کا انہوں نے باضابطہ یہ بھی چاہا تھا کہ اگر کہیں پہ لگتا ہے کہ زیادہ علاقے ہیں, ان علاقوں کو دوسرے علاقوں کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا, وہ چیز کی جائے گی. بہرحال وہ جو معاملہ ہے, وہ جو ایشو ہے, اس میں ہمارے پاس اب جو ہے ایک تو یہ 14 ممبران ہیں. اب ان 14 ممبران کے بغیر ان کے علاوہ
हमारे पास खवातीन के हवाले से जो है बाज़ाब्ता उनको इसमें रिजर्वेशन जी फैज साहब, इसमें 33% रिजर्वेशन है SC/STs हाँ, के थोड़ा लिए सा जो बता कि दीजिए। खवातीन होनी चाहिए, और फिर ओवर एंड अबव दैट कहा गया है कि टोटल रिप्रेजेंटेशन जो वुमेन की है वो 33% है। सो 33% जो सीटें हैं वो बिल्कुल अलग से रखी गई हैं जहाँ तक वुमेन पार्टिसिपेशन का सवाल है। तो मैं इसमें यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जहाँ तक वुमेन पार्टिसिपेशन इन पंचायत का सवाल है, इस पे हमने खुद एक मुतालबा किया था। जब पिछले इलेक्शन जो 2016 के इलेक्शंस हुए थे, हमने उसमें जो 2016 में ख़त्म हो गए, उनकी टर्म ख़त्म हो गई, 2012 के 11 के इलेक्शंस जो जिनकी बात हो रही है, जिसमें अच्छा खासा टर्नआउट भी था, रिप्रेजेंटेशन भी थी और ख़वातीन चुन के भी आगे आई थी। लेकिन इसमें सबसे बड़ा मामला जो हमें देखने को मिला कि ख़वातीन का जो रिप्रेजेंटेशन है इस पंचायत में, शायद वो उस तरह का नहीं है जिस तरह का एक्ट इन्विसाज कर रहा है, जिस तरह का एक्ट चाहता है कि ख़वातीन की इसमें हो। हमने क्या देखा, कुपवारा में, बारामूला में, लेह और लद्दाख में जो हमने मुतालबा किया, एक रिसर्च पेपर हमारा पहले छपा हुआ है इस मामले में, कि ख़वातीन की जो एम्पावरमेंट है, जो उनकी खुदमुख्तारी है, इस एक्ट की वजह से बढ़नी चाहिए, लेकिन वो एक्चुअल में नहीं हो पा रहा है। क्योंकि जनरली हमने देखा है कि उनको ये 33% जो रिजर्वेशन है इसको इस्तेमाल कराया जा रहा है, चाहे घर के खावंद की बात है, चाहे बाई की बात है, तो वो उस रिजर्वेशन को इस्तेमाल कराता है किसी पर्टिकुलर वुमेन को इस इलेक्शन में आगे लाने के लिए। देखिए और ये एक बहुत बड़ा मामला है। यहाँ पे मैं रोकना चाहूंगा डॉक्टर जावेद इकबाल साहब। हर एक चीज की एक शुरुआत होती जी। है। यस यहाँ अगर हम बात करेंगे, Certainly. यहाँ जम्मू कश्मीर में इसकी शुरुआत है। हाँ शुरुआत से जब आगे हम चलेंगे ना, आगे चलते चलते बहुत सारी, जैसे कुरैशी नहीं, साहब नहीं, ने मैं आपको बीच यहाँ में पे सही कहा कराना था चाहूंगा, कि शुरुआत changes नहीं है, कहीं हो सकती है। 2001 में, अभी 2001 में पहला इस election हुआ है। इस वक्त यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास वक्त अब कम है। अब हम कुरैशी साहब आपसे ये जानना चाहेंगे, 2-3 मिनट का वक्त हमारे पास मौजूद है, ये चाहेंगे, वजाहत बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो कमिटीज़ होंगी, जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल में कमिटीज़ होगी, किस तरह की कमिटीज़ होंगी और किस तरह के इख्तियारात होंगे। हाँ, एक तो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के जो बनेगी तो ठीक है, उसका चेयरमैन वो खुद ही चुनेंगे, वाइस चेयरमैन भी वही चुनेंगे, चेयरपर्सन इसके मेंबर्स भी होंगे, एमएलएस भी इसके मेंबर्स होंगे और टाउन एरिया कमेटीज के। लेकिन जो चेयरमैन चुनना है वो ये 14 मेंबर बिल्कुल सही बात है। इसी तरीके से अब एक तो इसकी स्टैंडिंग कमेटीज 5 होंगी, फाइनेंस की, डेवलपमेंट की, पब्लिक वर्क्स की, एजुकेशन एंड हेल्थ और वेलफेयर की। इसके अलावा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो पहले एक्ट में नहीं थी, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। दैट डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी विल बी हेडेड बाय द मेंबर पार्लियामेंट कंसर्न। अब जो सारा ये जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल है, ये समझो आप रूरल सेक्टर का प्लान बनाए। सही बात है। लेकिन जो टोटल डिस्ट्रिक्ट प्लान है, इट विल बी रूरल प्लान प्लस अर्बन लोकल बॉडीज प्लान प्लस समथिंग मोर। अब जो ये चेयरपर्सन इसमें होगा, इसके इख्तियारात क्या होंगे? इस चेयरपर्सन काबीना जो दर्जे के चेयरमैन, वजीर के बराबर कहा जाता है कि इसके इख्तियारात होंगे। हाँ हो सकते हैं, ये गवर्नमेंट MOS होगा या कैबिनेट मिनिस्टर होगा, दैट विल डिपेंड, गवर्नमेंट तय कर लेगी, लेकिन इसके बिल्कुल बाख्तियार नहीं, होगा, फैज साहब, यहाँ- चेयरमैन होगा। एक मिनट, क्योंकि अभी वो डिफाइन नहीं हुआ है, लेकिन जब ये बनेगा, जब ये चेयरमैन बनेगा तो आप देखेंगे जितना भी रूरल डेवलपमेंट जो पंचायतों के सारे प्लान हैं, लोअर पंचायत, ब्लॉक पंचायत, डिस्ट्रिक्ट पंचायत, टोटल जो प्लान है, इसके अप्रूवल के इख्तियारात इसी कमेटी, इसी मतलब डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल को होंगे, जिसके चेयरमैन खुद ही चुन लेंगे। लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी है, इसका चेयरमैन पार्लियामेंट मेंबर होगा। जब टोटल प्लान होगा, रूरल सेक्टर प्लस अर्बन लोकल बॉडी सेक्टर प्लान, वो डिस्ट्रिक्ट प्लान बनेगा। डिस्ट्रिक्ट प्लान, वो जैसे आपने पहले ग्राम सभा की बात की, ग्राम के बाद फिर महासभा, महासभा के बाद फिर उसके बाद जो वहां से वो काम आ जाएंगे, फिर फाइनल जो आपने प्लानिंग के हवाले से कहा, तो फाइनल वहां पे मुख्तसरन आपसे मैं आपको मुख्तसर ये कहना चाहूँगा कि जो डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल अब बनता है, आप ये समझिए जो लेजिस्लेटिव असेंबली आपका काम करती थी स्टेट लेवल के, वो काम अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल करेगा। चाहे एक्सपेंडिचर्स की बात है, जो भी डेवलपमेंट रिलेटेड एक्सपेंडिचर एक डिस्ट्रिक्ट में होना है, उसका अप्रूवल और एग्जीक्यूशन जो है अब DDC करेगा। तो मुख्तसरन मैं ये कहना चाहूँगा कि जो काम हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट लेवल पे करता है, उसको अब हमने ट्रांसफ़र करके, डेलीगेट करके, डिसेंट्रलाइज करके सीधे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ले लिया है। और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल अब आप समझिए कि आपका लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो लोवेस्ट पॉसिबल लेवल पे ट्रांसफ़र होकर फंक्शन करने बहुत के लिए ही खुशाइन बात आपने कही डॉक्टर जावेद इकबाल खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ तशरीफ़ लाए। जनाब जी कुरैशी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ तशरीफ़ लाए, आपने वजाहत की इस मौजू के हवाले से। आइंदा आपसे फिर मुलाकात होगी। नाज़रीन मोहतरम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें आधे घंटे से सुना, आपने हमें देखा।
पंचायत राज क्या है, सरकार आपके हाथों में है, आप किस तरह से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं अब आप बखूबी जानते हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही, अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।